भारत का चुनाव बम्पर पैसा लगाकर बम्पर पैसा कमाने के धंधे में तब्दील होता जा रहा है। आंध्र प्रदेश का एक विधायक जो पिछले 4 बार से चुनाव जीत रहा है, उसकी संपत्ति में 20 साल में करीब 400 गुने का इजाफा हुआ है। गांव देहात के लोगों को लगने लगा है कि नेता तो उन्हें लूटेगा, इसीलिए क्यों ना चुनाव के पहले नेता को ही लूट लिया जाए। लोग चुपचाप कहते हैं कि नोट नहीं तो वोट नहीं। तेलंगाना के एक उपचुनाव में 627 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हिंदी पट्टी के राज्यों से ज्यादा दक्षिण भारत के समृद्ध राज्यों में चुनाव में ज्यादा पैसा खर्चा होता है। चुनाव आयोग के कानून की लंबी चौड़ी दास्तान होने के बावजूद भी, लंबा चौड़ा महकमा होने के बावजूद भी बम्पर खर्च कर चुनाव जीतकर आए किसी भी विधायक और सांसद को चुनाव आयोग ने आज तक अयोग्य नहीं साबित किया है। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। भारत का चुनाव बम्पर पैसा लगा करके बम्पर पैसा कमाने के धंधे में तब्दील होते जा रहा है। एक उदाहरण से समझिए कि आंध्र प्रदेश में एक विधायक जो पिछले 4 बार से लगातार चुनाव जीत रहा है, उसकी संपत्ति में 20 साल में करीब 400 गुने की बढ़ोतरी हुई है। यह भारतीय राजनीति की वह हकीकत है जिस हकीकत के धरातल पर खड़े होकर के कोई भी तार्किक बुद्धि का नागरिक यही कहेगा कि भारतीय राजनीति में ताकत के पदों पर ऐसे लोग जा रहे हैं जो जनहित की बजाय हमेशा अपना खजाना भरने में लगे रहेंगे। द वायर पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट और रिसर्चर सार्थक बागची, विघ्नेश कार्तिक केआर और वार्ड ब्रेसनॉट का आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के विधानसभा 2024 के चुनाव का फील्डवर्क लेख के तौर पर छपा है। इस लेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत की चुनावी राजनीति बम्पर पैसा खर्च कर बम्पर पैसा कमाने के धंधे में तब्दील होती जा रही है। अमीर और कारोबारी लोग राजनीति में घुस रहे हैं। जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए विधायक और सांसद बनने का दरवाजा, लोक प्रतिनिधि बनने का दरवाजा बंद होते जा रहा है। बम्पर पैसा खर्च करने की औकात उन्हीं के पास होती है जिनके जेब में पहले से ही बम्पर पैसा हो, यानी जो अमीर हैं, जो धन्ना सेठ हैं, जो करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, वही चुनाव लड़ सकते हैं। करोड़ों में खर्च करने की क्षमता मुश्किल से 15,000 रुपए महीने की प्रति व्यक्ति आमदनी वाले भारत में 99% लोगों की तो है ही नहीं। यानी भारत के 99% लोग तो चुनाव लड़ना तो दूर, चुनाव लड़ने का सपना तक नहीं देख सकते हैं। राजनीतिक शास्त्र की भाषा में कहा जाए तो भारत के लोकतंत्र का ओलिगार्काइजेशन होते जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र का कुलीन तंत्रीकरण होते जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र मुट्ठी भर अमीरों के तंत्र में तब्दील होते जा रहा है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट और रिसर्चर सार्थक बागची, विघ्नेश कार्तिक केआर और वार्ड ब्रेसनॉट अपने लेख में बताते हैं कि पिछले 20 सालों में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के नेताओं ने बम्पर कमाई की है, बम्पर अमीरी हासिल की है, बम्पर पैसा छापा है। यह नेता जिन विधानसभा क्षेत्र और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां की प्रति व्यक्ति आमदनी के मुकाबले इनकी आमदनी, इनकी संपत्ति कई गुना ज्यादा बढ़ी है, इनकी अमीरी कई गुना ज्यादा बढ़ी है। आंध्र प्रदेश का एक विधायक जिसने साल 2009 से लेकर 2024 तक लगातार चुनाव जीता है, मतलब जो 4 बार से एमएलए रहा है, चुनाव आयोग में उसके द्वारा सौंपे गए एफिडेविट को खंगालने पर पता चलता है कि साल 2009 में उसकी घोषित संपत्ति 5 लाख रुपए थी। यह घोषित संपत्ति साल 2024 के एफिडेविट में बढ़कर के 2000 लाख हो चुकी थी, मतलब तकरीबन 400 गुना की बढ़ोतरी। संपत्ति में यह बढ़ोतरी तो केवल उस संपत्ति की है जो संपत्ति विधायक ने चुनाव आयोग को बताई है। इसके अलावा जो अघोषित संपत्ति है उसका भी अनुमान आप लगा ही सकते हैं। आंध्र प्रदेश के विधायकों की औसत संपत्ति साल 2009 में 3 करोड़ 25 लाख थी। यह औसत संपत्ति साल 2024 में बढ़कर के 60 करोड़ 74 लाख हो गई। मतलब 20 साल में आंध्र प्रदेश की विधायकों की औसत संपत्ति में 18 गुने की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से वैसे विधायक का अनुपात लगातार बढ़ रहा है जो विधायक कारोबारी, बिजनेस पृष्ठभूमि से आते हैं। साल 2024 में आंध्र प्रदेश में कारोबारी पृष्ठभूमि से आने वाले विधायकों की संख्या 34% थी। यह साल 2024 में बढ़कर के 39% हो गई है। और उड़ीसा में 2014 में 23% विधायक कारोबारी पृष्ठभूमि से आते थे, इनकी संख्या बढ़कर के 34% हो गई है। मतलब यहां पर तकरीबन 4 और 7 11% की बढ़ोतरी।
इन विधायकों का कैरियर बताता है कि कैसे एक राजनीतिक पद पर होने के चलते रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा जैसे क्षेत्र में आकर्षक अवसर का फायदा राजनेता आसानी से उठा लेते हैं। नेताओं का राजनीतिक प्रभाव इतना बड़ा होता है कि उनके सामने अगर किसी भी तरह का रेगुलेटरी किस्म का बाधा है तो वह उनके सामने आते ही टूट जाता है। मतलब नेताजी के लिए कुछ भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं है, सब अपने आप गायब हो गया है, जो मर्जी सो कीजिए। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नेताजी को ही मिलना है या इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि वह नेताओं के लिए बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट लगते हैं और इस तरीके से उनका जो बिजनेस साम्राज्य है वह लगातार बढ़ता चला जाता है। साल 2004 में भी ज्यादातर विधायक चुनाव जो लड़ते थे वह अमीर वर्ग से ही आते थे, मगर साल 2024 आते स्थिति और भयानक हो गई है। अमीरी का मापदंड और ज्यादा बढ़ गया है। अब जितने अमीर हो गए हैं वो अब सुपर रिच क्लास में गिने जाने लगे हैं। मतलब अमीरों में भी बम्पर अमीर, हिंदुस्तान का बहुत छोटा वर्ग, यह जितने अमीर हो रहे हैं चुनाव का खर्चा भी उतना बढ़ रहा है और चुनाव के बाद उनकी कमाई में भी उतनी ही बम्पर दर से इजाफा हो रहा है। जबकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आमदनी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी 22 से 23,000 रुपए महीने के बीच में लटकी हुई है और उड़ीसा तो बहुत ही गरीब राज्य है, तो वहां तो स्थिति और खराब है, 12 से 13,000 रुपए महीना और विधायक लोग बम्पर पैसा कमा रहे हैं। पिछले 20 साल से तो यही दिख रहा है कि चुनाव का खर्चा लगातार हर अगले चुनाव में बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर वोटरों को लगता है कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीते वह अपना खजाना ही भरेगा, वह जनता को लूटेगा, इसीलिए चुनाव से पहले उम्मीदवार से जितना लूट लिया जाए उतना अच्छा है, चुनाव के बाद तो वो कुछ देगा नहीं। एक तरह की ऐसी अदृश्य सहमति बन चुकी है कि चुनाव के पहले उम्मीदवार जनता को पैसा खिलाए, जनता उम्मीदवार से पैसा निकाले। मतलब चुनाव से पहले जनता उम्मीदवार को लूटे और चुनाव के बाद जो भी उम्मीदवार चुनाव जीत जाए वो जितना मर्जी हो सके जनता को लूटते रहे। गांव देहात में तो लोग यहां तक कहने लगे हैं कि चुनाव जीतने के बाद नेताजी जब हमें लूटेंगे तो हम उनको क्यों ना लूटें। इसलिए दारू बांटने और कई तरह की लालच देने के अलावा आंध्र प्रदेश में तो कई इलाकों में चुनाव से पहले कैश बांटने का चलन बढ़ता जा रहा है। जनता के बीच नोट नहीं तो वोट नहीं की बात होने लगी है। आंध्र प्रदेश की विधानसभा चुनाव में हर एक कैंडिडेट ने साल 2024 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 25 करोड़ से लेकर के 64 करोड़ रुपए खर्च किए। इनमें से इन्होंने करीब 70% खर्चा केवल और केवल कैश बांटने में किया है। इसका मतलब यह बनता है कि चुनाव में ऐसे धंधे में तब्दील होता जा रहा है जहां पर उम्मीदवार बम्पर पैसा खर्च करता है ताकि नेता बनकर बम्पर पैसा वह कमा सके। भारत में लाइसेंस राज का खात्मा तो बहुत पहले हो गया था, मगर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बम्पर कमाई की संभावना बनती है और वहां के कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिलते हैं जो पॉलिटिकल कनेक्शन और पॉलिटिकल नेटवर्क के बीच में पड़ते हैं। मतलब वह गोटियां जो पॉलिटिकल कनेक्शन के बीच में आते हैं। वैसे लोग माइनिंग से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र में, रियल एस्टेट से लेकर के शिक्षा के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बिना पॉलिटिकल नेटवर्क के हासिल कर पाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए जिस बिजनेसमैन को यह लगता है कि उन्हें वह कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वह या तो उम्मीदवारों पर बहुत ज्यादा बम्पर पैसा खर्च कर देता है कि वह जाए और उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे, या खुद चुनावी मैदान में उतर आता है। इसीलिए मौजूदा वक्त में वैसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में पहले के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जिनकी पृष्ठभूमि बिजनेसमैन की है। आंध्र प्रदेश की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि बिजनेस और पॉलिटिक्स एकदम गुथी हुई चल रही है। जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर किराए पर बहुत ज्यादा कमाई होती है, जैसे कि रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, नेचुरल रिसोर्स, उन क्षेत्रों के बिजनेसमैन पॉलिटिकल में क्षेत्र में उतर रहे हैं। जैसे अगर एक बिल्डर चुनाव जीत जा रहा है तो वह अपने इलाके की रियल एस्टेट से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम करवा ले रहा है, अपने क्षेत्र में रियल एस्टेट का बादशाह बनते जा रहा है। उसकी रियल एस्टेट की दुनिया में जितनी भी क्षेत्र में जितने कॉन्ट्रैक्ट है उन सब पर एकाधिकार वह स्थापित कर ले रहा है। ऐसा ही हाल आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े किसी बिजनेसमैन का नेता बन जाने पर समझ लीजिए, वह भी अपने लोकल एरिया का सारा कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम करवा लेता है। इतना मुनाफा कमाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए अगर करोड़ों रुपए खर्च करना पड़े, लोगों को कैश में पैसा बांटना पड़े, चुनाव से पहले पैसा बांटना पड़े, तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। जो राज्य जितना समृद्ध है वहां के नेता चुनाव में उतना खर्च करते हैं और चुनाव के बाद उतने ही ज्यादा कमाते भी हैं। मतलब आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा के मुकाबले ज़्यादा समृद्ध है तो वहाँ ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उड़ीसा के मुकाबले वहाँ पर कमाई भी बम्पर होती है। हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में कैश का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है, जबकि हमने देखा कि उड़ीसा में गिफ्ट जो है जैसे कि साड़ी, कंबल वगैरह या फिर शराब, ये भी ज़्यादा बांटे जा रहे हैं। कैश उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन। पर हमने ये भी देखा कि कई जगह पे रैलियों में और रोड शोज में बहुत सारा पैसा खर्चा हो रहा है। कई जगह पे हमने देखा कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने के लिए, वोटरों की भीड़ जुटाने के लिए, लोगों की, समर्थकों की भीड़ जुटाने के लिए भी काफी पैसा खर्चा किया जा रहा है। और ये अभी एक नॉर्मलाइजेशन हो चुका है पैसे खर्चे करने के लिए, कि जो लोग कैंपेन में, चुनाव की बड़ी बड़ी रैलियों में जो शिरकत करते हैं, उनमें भी अब ये एक आम धारणा हो गई है कि पैसे दिए जाएंगे पार्टिसिपेशन के लिए और अटेंडेंस के लिए। तो ये एक हमने देखा कि ये पद्धति या फिर ये जो फिनोमिनन है, ये काफी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों स्टेट्स में हमने पाया कि ये जमीनी स्तर पे ये फिनोमिनन एग्जिस्ट करता है। तीसरा, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि वोटरों में इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके क्या रुख है। और कई सारे राजनीतिक जो प्रत्याशी है या फिर राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है, उनसे बात करने के दौरान हमको ये ज्ञात हुआ कि वोटरों में इस तरह की एक डिमांड भी बढ़ी है, ताकि वो वोटरों में भी एक अपेक्षा बढ़ी है कि राजनीतिक जो प्रत्याशी है या दल के जो नेता है वो पैसा खर्चा करेंगे। कई जगह पे हमको कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि अगर उन्होंने अपने इलाके में या फिर मोहल्ले में अगर उन्होंने पैसे नहीं बांटे या फिर उन्होंने लोगों को शराब या फिर अलग अलग कुछ सुविधाएं नहीं प्रदान की, तो फिर लोग उनसे नाराज हो जाते हैं। ये ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां बिजनेसमैन के एक व्यापक वर्ग को राजनीति में शामिल कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति ने चुनावी खर्चों को बढ़ाया है, क्योंकि नए उम्मीदवारों को अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ता है, जिससे कार्यालय में आने के बाद बिजनेस के माध्यम से धन कमाने का दबाव भी बढ़ रहा है। हालांकि अधिक धनी और केंद्रीकृत पार्टियों के पास वित्तीय और संगठनात्मक बल के कारण गरीब उम्मीदवारों को भी मैदान में उतरने का अधिक लचीलापन होती है। तो बम्पर पैसा खर्च करके बम्पर कमाई करने के इरादे से जुड़े लोग अगर नेता बन रहे हैं तो इसका मतलब यही निकलता है कि वह समाज की जरूरत से ज्यादा अपनी जरूरत पर ध्यान देंगे। प्राइवेट जरूरत समाज की जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। यही हो रहा है। संस्थाएं निष्पक्ष होकर के काम करने की बजाय नेताजी के लिए काम कर रही हैं। संविधान, विधान और सारे के सारे नियम, कानून नेताजी के सामने आकर टूट जाते हैं। भारत के चुनावी लोकतंत्र उत्सव कहे जाते हैं, मगर उनके पीछे भारत के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा साम्राज्य लगातार खड़ा हो रहा है और जो लोकतंत्र को बहुत ही गहरे तौर पर बर्बाद कर रहा है, जो सबके सामने मौजूद है मगर कोई उस पर कुछ भी नहीं बोलता। राजनीतिक विद्वान और कार्यकर्ता योगेंद्र यादव द प्रिंट के अपने लेख में जिक्र करते हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए कुछ ज्यादा ही बदनाम हिंदी पट्टी के राज्य चुनावी खर्च के मामले में दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जो राज्य जितना अधिक धनी है वहां चुनाव पर उम्मीदवार उतना ही ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में भी किसी सीट से लड़ रहे कोई गंभीर उम्मीदवार 5 से 10 करोड़ रुपए तो खर्च करता ही है। अगर हर राज्य के लिए 10 करोड़ रुपए का औसत खर्च मानकर चलें और यह मान लें कि हर चुनावी सीट पर कम से कम 3 उम्मीदवार चुनावी जंग के लिए पूरी गंभीरता से मैदान में डटे हैं, तो कुल मिलाकर के पूरे देश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। दरअसल जमीनी स्तर पर राजनीति अब साइड बिजनेस के रूप में हो रही है। आप अपने खदान, निर्यात, शिक्षा संस्थान आदि कारोबार से बेतहासा रुपया कमाते हैं और उसके बाद आप राजनीति के मैदान में उतर आते हैं, मीडिया में भी चले आते हैं और इसलिए आते हैं ताकि आपके कारोबारी हित हैं वह सुरक्षित रह सके, आप अपनी मीडिया से अपना प्रोपेगेंडा करवा सके, अपने हितों का प्रोपेगेंडा करवा सके। चुनाव में कितना पैसा खर्च होना चाहिए, इसे लेकर के चुनाव आयोग का नियम है। हर उम्मीदवार को अपने एक एक खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना पड़ता है। रैलियों में फूलमाला पर कितना खर्च हुआ है, यह भी स्टेटमेंट चुनाव आयोग में जमा करना पड़ता है। चुनाव के समय इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, मतलब जो भारत का राजस्व सेवा है, उसके जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं
उनको चुनावी खर्च पर निगरानी के लिए तैनात किया जाता है और उनसे यह निगरानी करने की अपेक्षा की जाती है कि वो पता लगाएं कि कहां कितना पैसा खर्च हो रहा है। जगह जगह चेक पोस्ट बनाए जाते हैं ताकि गाड़ियों में भरकर पैसा या दूसरे किस्म की रवड़ियां लोगों तक ना पहुंच जाएं। चुनाव आयोग के किताबी और नियमित कानून की दुनिया में चुनाव पर होने वाले खर्च पर निगरानी रखने के लिए बहुत बड़ा महकमा मौजूद है। नियम यह भी कहता है कि अगर किसी उम्मीदवार ने चुनाव आयोग के चुनावी खर्च से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया तो चुनाव जीतने के बावजूद भी उसकी विधायकी और सांसदी छीनी जा सकती है और सबको अपने ब्यौरे को चुनाव आयोग को सौंपना है। अगर वह नहीं करता है तो उसे अयोग्य करार दिया जा सकता है। मगर आज तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है जहां पर चुनाव आयोग ने बम्पर पैसा खर्च करने की वजह से अगर कोई चुनाव जीता है तो उसकी विधायकी को और उसकी सांसदी को चुनाव आयोग ने छीन लिया हो। केवल एक मामला है, वह भी तब जब उसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। चुनाव आयोग ने ज्यादातर राज्यों के लिए यह नियम बनाया है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई उम्मीदवार चुनाव प्रचार में 40 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता है, मगर पार्टी कितना खर्च करेगी इससे जुड़ा हुआ कोई नियम नहीं है। पार्टी के फ्रंट से चुनावी फंडिंग को लेकर के कमी है। तेलंगाना का मुनुगुडे का मामला तो आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो थोड़ा सुन लीजिए। तेलंगाना के मुनुगुडे विधानसभा क्षेत्र में 2022 के नवंबर में उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव के बारे में खबर यह छपी थी कि एक उम्मीदवार ने हर परिवार को 10 ग्राम सोना बांटा है। रैली में आने या एक दिन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि अगर किसी ने दिन भर उम्मीदवार की पार्टी का पटका भी पहना है तो उसे भी तयशुदा दर पर रकम दी जा रही थी। इस विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव में पैसा नहीं बटा तो वहां के निवासी मतदान के दिन धरने पर बैठ गए। उन्होंने तख्तियां उठा ली जिन तख्तियों पर यह लिखा था कि नोट नहीं तो वोट नहीं। मतदान देरी से शुरू हुआ। फोरम फॉर गुड गवर्नेंस नाम की एक एनजीओ ने अनुमान लगाया तो पता चला कि इस सीट पर उपचुनाव में 627 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और आपको जानकर अचरज होगा कि जिस उम्मीदवार ने इस सीट पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया था, चुनाव लड़ने के दौरान सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया था, उसने चुनाव आयोग में अपने खर्च का स्टेटमेंट जमा करते हुए यह दर्ज किया था कि उसने चुनाव में महज 34,75,000 रुपए खर्च किए हैं। कई शिकायतों के बावजूद भी चुनाव आयोग ने पलटकर छानबीन नहीं की और मामला किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। यह समझने वाली बात है कि भारत में भ्रष्टाचार की सबसे गहरी जड़ चुनावी भ्रष्टाचार है। चुनाव में होने वाले खर्च से जुड़ा भ्रष्टाचार है। अगर ईमानदारी से काम करके भारत की संस्थाओं ने चुनाव में होने वाले खर्च को नियंत्रित कर दिया, खर्चे पर लगाम लगा दिया, चुनाव का माहौल ऐसा बना दिया कि भारत का हर नागरिक चुनाव लड़ने की कोशिश कर सकता है, तो भारत की कम से कम 90% परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसे ऐसे समझिए कि भारत में सांप्रदायिकता बहुत बड़ी परेशानी है, भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी परेशानी है, आर्थिक नीतियां पूंजीवादी किस्म की बन रही हैं, यह बहुत बड़ी परेशानी है। इस तरह की अनगिनत परेशानियां मौजूद हैं और यह सारी परेशानियां भारत के हर एक व्यक्ति पर असर डालती हैं, भले ही वह राजनीति में रुचि लेता हो, वह राजनीति को अपनाता हो या ये कहता हो कि वह राजनीति को नहीं अपनाता है। और यह सभी परेशानियां तभी ठीक हो सकती हैं जब ऐसे लोग राजनीति राजसत्ता में जाएं जो वाकई संविधान के मुताबिक काम करने के लिए प्रतिबद्ध हों। और ऐसी प्रतिबद्धता वहीं से आ सकती है जिनका जीवन का आधार भ्रष्टाचार ना हो, जिनकी पृष्ठभूमि भ्रष्टाचार की कमाई से तैयार ना हो। मतलब अगर भारत के चुनाव ऐसे होंगे जहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके ही विधायक और सांसद बना जा सकता है, तो हमेशा 99% लोग भारत के चुनाव का हिस्सा बन ही नहीं पाएंगे। 1% वही लोग चुनाव का हिस्सा बनेंगे जिनके पास बम्पर पैसा है, और जिनके पास बम्पर पैसा है वह चुनाव को इस धंधे में तब्दील कर देंगे जिससे उनकी बम्पर कमाई हो और भारत की परेशानियां जस की तस बनी रहेंगी। शुक्रिया।